आज के व्याख्यान में स्नातक कला वर्ग के प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज के व्याख्यान में हम पढ़ेंगे महाकवि चंद बरदाई का जीवन परिचय एवं हमारे पाठ्यक्रमानुसार दिए गए पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कैमास कर्नाटी प्रसंग की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाकवि चंद बरदाई का जीवन परिचय। महाकवि चंद बरदाई, इनका जन्म लाहौर में हुआ था और वे चंडीसा राव भट्ट जाति के अंतर्गत कलादी गोत्र से थे और बाद में वे अजमेर दिल्ली के सुविख्यात हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान का सम्माननीय सखा के रूप में राजकवि और एक सहयोगी के रूप में प्रसिद्ध हुए। माना जाता है कि चंद बरदाई पृथ्वीराज के दरबार में एक सामंत और राजकवि के रूप में उनके साथ रहे। इनका जन्म और सम्राट पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन माना जाता है। दोनों की इस संसार से विदाई भी एक ही दिन हुई मानी जाती है। इस प्रकार से दुनिया में आने से लेकर के मरने तक दोनों एक साथ रहे और दोनों को हमेशा एक साथ देखे जाते थे। तो चाहे महाराज घर में हो, चाहे युद्ध में या वन में या आखेट के लिए कहीं भी, तो दोनों हमेशा एक साथ ही रहा करते थे। तो इस प्रकार वे पृथ्वीराज चौहान के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। इससे उनका जो अधिकांश जो जीवन है वो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में ही व्यतीत हुआ था। वह राजधानी और युद्ध क्षेत्र सब जगह पृथ्वीराज के साथ ही रहा करते थे और उनका जो समय है वह 13वीं सदी है। चंद बरदाई की जो प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वह भाषा शास्त्रियों ने इसको पिंगल माना है, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का एक पर्याय है। इसलिए चंद बरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। रासो की रचना महाराज पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए, उनकी वीरता और उनकी महत्ता का गुणगान करने के लिए की गई है। इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। चंद बरदाई ने इस ग्रंथ की रचना एक प्रत्यक्षदर्शी की भांति की है, लेकिन शिलालेख प्रमाण से यह स्पष्ट होता है कि इस रचना को पूर्ण करने वाला कोई एक अज्ञात कवि है, जो चंद और पृथ्वीराज के अंतिम क्षणों में उनके साथ रह करके इसका वर्णन कर इस रचना को पूर्ण किया। इस प्रकार से कहा जाता है कि चंद बरदाई ने इस ग्रंथ की रचना है वो एकदम, क्योंकि कहा जाता है कि वो उनको सरस्वती का वरदान था, तो इस प्रकार से चंद ने पृथ्वीराज के अंतिम क्षणों तक उनके साथ रह करके इस ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार से उनकी जो मृत्यु है वह संवत 1249 में गजनी में हुई मानी जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रमानुसार जो कैमास कर्नाटी प्रसंग के अंतर्गत जो भी छंद दिए गए हैं, उन छंदों में से जो प्रथम छंद है वो हम उसकी व्याख्या से पहले कैमास कर्नाटी कौन थे और कैमास कर्नाटी का जो प्रसंग है उसकी थोड़ी सी भूमिका के बारे में जानते हैं। कैमास कर्नाटी प्रसंग की जो कथा है वह एक मुख्य घटना के रूप में इसमें प्रस्तुत है और यह कैमास वध से संबंधित है। इस संपूर्ण घटना का जो कथानक है वह कैमास वध के केंद्र में घूमता रहता है। जयचंद द्वारा राजसूय में यज्ञ किया गया था, तो उसमें अपने अपमानजनक कार्य सौंपे जाने की जो सूचना पृथ्वीराज को मिल जाती है और वे अपने आप को अपमान के क्षोभ
और संयोगिता के प्रेम वियोग के कारण उनका जो चित्त है, मन है, वह अस्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं रह पाता है। वे प्रधान अमात्य कैमास उनका एक प्रधान अमात्य था, उसको राजधानी का सारा प्रबंधन सौंप करके वे वन में आखेट करने के लिए अर्थात अपना मन बहलाने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से इतने अधिकार पा करके जो अमात्य कैमास थे वे रमणियों के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। और उन्हीं में से एक सबसे सुंदर जो दासी थी वह थी कर्नाटी। और उस कर्नाटी दासी के प्रति वे इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वे राजकार्य भी भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक तांबूल वाहिनी कैमास को राजप्रासाद में कर्नाटी दासी के साथ रमण करते हुए देख लेती है और वह इसकी जो सूचना है वह पटरानी को जाकर के दे देती है। और उसी समय अर्थात तत्काल पटरानी है वह अपनी दासी को एक पत्र दे करके महाराज को बुलावा भेजती है। तो पृथ्वीराज दासी और उसकी कहानी सुनकर के, पत्र पढ़ करके पटरानी सहित उस महल में, उस प्रासाद में जाते हैं जहां पर कैमास कर्नाटी दासी के साथ निमग्न थे। और इसी अवस्था में पृथ्वीराज ने कैमास और कर्नाटी दोनों का ही वध कर दिया और कैमास को उसी वक्त भूमि में गड़वा दिया जाता है रात्रि में। और उसी समय, उसी रात्रि को पृथ्वीराज वन की ओर अर्थात आकेट की ओर लौट जाते हैं। और इस घटना का और पृथ्वीराज के राज्य में, महल में आने जाने का जो पता है वह उनकी सेना या उनके साथियों को किसी को भी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से कैमास वध की यह संपूर्ण घटना चंदबरदाई को, पहले तो माँ ऐसी किंवदंती है, कहा जाता है कि माँ सरस्वती चंदबरदाई के स्वप्न में आकर के उन्हें ये सारी जो घटना है, इस पूरे घटनाक्रम को उन्हें प्रत्यक्ष होकर के बतला देती हैं। पृथ्वीराज वन से लौट आते हैं और सभा बुलाते हैं और वे कैमास के विषय में पूछते हैं कि भी कैमास कहाँ है, हमारा जो अमात्य हम नियुक्त करके गए थे, राज्य सौंप करके गए थे, तो वह कहाँ है। तो उसके बारे में कोई नहीं जानता है कि कैमास कहाँ गया। तो वे चंदबरदाई को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि या तो आप बताइए कि कैमास कहाँ है, या महादेव को सिद्धि का जो वरदान आपको मिला हुआ है या तो उस वरदान को छोड़ दो, या आप मुझे बताओ कि कैमास कहाँ है। तो इस प्रकार से अंत में चंदबरदाई पृथ्वीराज द्वारा कैमास वध की संपूर्ण घटना सबके समक्ष बता देते हैं। तो कैमास की जो पत्नी है, स्त्री है, तो वह अपने पति के वध का समाचार सुन करके चंदबरदाई की शरण में आ जाती है और अपने पति के शव की मांग करती है। तो चंदबरदाई उसे लेकर के पृथ्वीराज के पास जाते हैं। तो चंद के बहुत आग्रह करने पर पृथ्वीराज इस शर्त के साथ शव देने को तैयार हो जाते हैं कि चंद उन्हें जयचंद को दिखा देंगे, उनके पास लेके चलेंगे। तो पृथ्वीराज चंदबरदाई के साथ सेवक बन करके जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कैमास की जो स्त्री है, जो पत्नी है, तो उसके पति का शव उसे दे दिया जाता है और वह उस शव के साथ सती हो जाती है। तो पृथ्वीराज कन्नौज जाकर के वहां जयचंद की भूमि में रण नृत्य करने का एक दृढ़ संकल्प करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पूरा जो कैमास वध की जो घटना है वो कैमास कर्नाटी प्रसंग पृथ्वीराज रासो के एक समय के अंतर्गत आया है। तो पृथ्वीराज रासो है वो कई समयों में विभाजित है। समय का अर्थ यहाँ पे है सर्ग, अध्याय आदि। अब हम इसकी ऐतिहासिकता देखते हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैन ग्रंथ पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं।
तो उनके अनुसार पृथ्वीराज योगिनीपुर अथवा दिल्ली का जो शासक था वह जयचंद का शत्रु था। उसके 2 मंत्री थे, जिनमें से एक दाहिमा वंश का केमास और दूसरा प्रताप सिंह श्रीमाल था। तो प्रताप सिंह के कहने पर राजा पृथ्वीराज ने केमास का वध कर डाला। अर्थात कि यह जो जैन ग्रंथ है पुरातन प्रबंध संग्रह, इसके अंतर्गत इस तरह से घटनाक्रम लिखा हुआ है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में केमास वध का जो कारण है वह कर्नाटी दासी को माना जाता है, अर्थात उसके साथ रमण करना, उसके साथ भोग विलास करना माना जाता है। और यह बात पृथ्वीराज को गवारा नहीं होती है, पसंद नहीं आती है। और वो क्योंकि केमास है वो अपने राज कार्य भूल करके एक दासी के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं और उसी समय उनका वध कर देते हैं। तो इस प्रकार से यही जो अंश है वह सभी विद्वानों ने इस अंश को प्रामाणिक माना है। तो इस प्रकार से केमास कर्नाटी प्रसंग है, उसकी जो ऐतिहासिकता है और इसका जो पूरा घटनाक्रम है वो इसकी जो कथा का विकास है वो इस प्रकार से है। तो आज हम जिन पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं उन पदों के अंतर्गत हम इन्हीं सभी विशेषताओं को देखेंगे। तो जो पहला पद है वह इस प्रकार है, दिल्ली चहुआन तपे अति तेज खगबर, चंपी देश सब सीम, गंजी अरे मिलय धनुधर, रयन कुमार अति तेज, रोही हय पीठ विषम, साथ राव चामंड करे काल कीर्ति असम, मेवास बास गंजे द्रगम, नेह नेह बढ़े अनत, मातुलह नेह भानेज पर, भानेज मातुल सूरत। तो यह पृथ्वीराज रासो में आए हुए केमास कर्नाटी प्रसंग के अंतर्गत यह अवतरण लिया गया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कवि चंदबरदाई ने इस अवतरण के अंतर्गत, इस छंद के अंतर्गत दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के विरही रूप में विचरण करते हुए, दुर्ग पर दुर्ग विजित करते हुए, वो किस प्रकार से उनका जो मन है वह अशांत है, अस्थिर है, उसका क्या कारण है, तो उन सभी चीज़ों का यहाँ पे, उन सभी विचारों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो कवि चंदबरदाई इस तरह से वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिल्ली चौहान अर्थात दिल्ली के जो चौहान अर्थात पृथ्वीराज, तपे अति, तपे अति का यहाँ पे अर्थ है कि वो बहुत ही तेज खगबर, खग का यहाँ पे अर्थ है तलवार, बर का अर्थ है श्रेष्ठ। तो यहाँ पे कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया है पृथ्वीराज चौहान की विरह ताप में बहुत ही उनका जो मन है वह बहुत अस्थिर है, स्थिर नहीं है। तो इसलिए वे अपने मन को बहलाने के लिए आखेट करते हुए अर्थात वन में विचरण इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी तीव्र तेज धार वाली अर्थात कि तपे अति, इसका अर्थ तो कि वो विरह के ताप में बहुत अत्यधिक तप रहे हैं। तो तेज खगबर, तो यहाँ पे अपनी तीव्र धार वाली जो उनकी जो तलवार है, और बर अर्थात उसकी जो श्रेष्ठता है, उसकी श्रेष्ठता के कारण वे अपने चंपी देश सब सीम, यहाँ पे चंपी का अर्थ है वश में करना, वशीभूत कर लेना या उसको अपने अधिकार में ले लेना। देश सब सीम यानी कि देश की जितनी भी उनके चारों तरफ की जो सीमाएं हैं उन सभी सीमाओं को उन्होंने अपने तलवार के बल पर अपने देश की सीमाओं में मिला लिया, अपने अधिकार में कर लिया था। तो अपने दबा करके उन्हें अपने अधिकार में, अपने वश में कर चुके थे। इसका अर्थ यहाँ पे यह है कि अपने राज्य की कोई भी सीमा ऐसी नहीं थी जिसे वे अधिकृत ना कर सके हों। तो उन्होंने अपने पौरुष, अपनी वीरता के आधार पर वे एक गंज अरे मिलय धनुर्धर अर्थात कि वे बड़े ही अच्छे श्रेष्ठ धनुर्धर होने के नाते
गंज अरि, और गंज अरि का यहाँ पे अर्थ है कि अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त की है उन्होंने, और अपनी उन सभी सीमाओं को अपने राज्य में मिला लिया है। तो इस प्रकार से कवि चंद्रवरदाई आगे वर्णन करते हैं कि रयन कुमार अति तेज रोहि हय पिठ विषम। यहाँ पे रयन का अर्थ है रमण करना, प्रिय। वे रमण प्रिय और भ्रमण प्रिय दोनों ही गुणों से युक्त हैं पृथ्वीराज। तो इस प्रकार से वे अपने रोही का अर्थ है लाल रंग, है का अर्थ है घोड़ा, और पीठ अर्थात उसकी पीठ पे सवार होकर के विषम अर्थात कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी, तो कि रयन कुमार अति तेज कि वो रमण करने के लिए रमण प्रिय है और वो भ्रमण करते रहते हैं, और कि वो आखेट करते हुए रमण प्रिय होते हुए कि इधर उधर घूमते हुए ही वे अपने लाल रंग के घोड़े पर सवार होकर के उसकी पीठ पे बैठ करके वे विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो भ्रमण के माध्यम से अपने पौरुष अपनी वीरता को प्रमाणित करते रहते हैं। साथ राव चामंड करे काल कीर्ति असम। तो यहाँ पे पृथ्वीराज के साथ राव चामंड भी हैं कि जो कि करे काल कीर्ति असम, कि उनके साथ चामंड है राव कि वो काल की स्थिति अर्थात कि समय की जो विषम परिस्थितियां होती हैं उन स्थिति में भी वे बराबर उनके साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं। तो इसलिए ही पृथ्वीराज हैं वो दुर्ग पे दुर्ग मेवास बास गंजे दृगम, अर्थात कि इस प्रकार से राव चामंड के साथ रहते हुए वो असीमित, चाहे वो कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, असमान क्यों ना हो, तो उनके साथ हमेशा वो रहते हैं, और दुर्ग के बाद एक दुर्ग के बाद दूसरे दुर्ग का वो उस पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, दुर्ग विजित कर रहे हैं। और नेह नेह बढ़े अनंत, और इस प्रकार से जो राव चामंड है और पृथ्वीराज उनका जो आपस का जो प्रेम भाव है उस प्रेम भाव से भर कर के स्नेहमय वीरत्व के साथ वे दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। मातुल नेह भानेज पर भानेज मातुल सूरत, तो यहाँ पे सूरत का अर्थ भी स्नेह है। तो यहाँ पे कि इसका कारण यही था कि उनका जो आपसी स्नेह है, किसका, कि राव चामंड उनके मामा और भानेज अर्थात पृथ्वीराज कि मामा का भांजे और भांजे का मामा पर, कि आपस में उनका जो स्नेह भाव है कि वह असीमित है, और मामा और भांजे का जो स्नेह भाव है वह चरम पर है। तो यही स्नेह भाव उन्हें शक्ति और गति प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से कवि चंद्रवरदाई ने इस अवतरण में दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान को भ्रमण प्रिय, रमण प्रिय और भ्रमण करते हुए दुर्ग पर दुर्ग विजय करने और उनकी जो वीरता है, उनका जो व्यक्तित्व है, विजयी व्यक्तित्व का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है इस अवतरण के अंतर्गत। और संयोगिता की ओर से प्रेमानुरक्ति का संदेश पा करके उनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को भी यहाँ पे संकेत रूप में कहा है, और तपे अति तेज जो शब्द आया है इसके माध्यम से यह संकेत भी किया है कि वे पृथ्वीराज चौहान है, वे संयोगिता के अनुरक्ति के कारण उस विरह ताप में वो अत्यधिक तप रहे हैं। तो इस प्रकार से रयन कुमार अति तेज, इस पंक्ति में भी भाषा में जो गति और प्रवाह आ गया है बड़ा ही सुंदर। नेह नेह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन हुआ है, और इस संपूर्ण छंद के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, और अनुप्रास के प्रयोग से प्रेम भाव की व्यंजना की गई है, और यह एक कवित छंद है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है, शयन इक सवसही इक आसन आश्रमहि, बीरा नद्य विहार भार जल राह सुरमहि, भागनेय मातुल
जानी अति प्रीति सु उमर, चिंती चंद पुंडीर कही प्रति राज हित भर, चावंड रयन सिंहा सुघर, अप दह बंध्यो असम, जान्यो सुकृत्य कारणह कली, कले ध्रम धरणीय विषम। तो प्रस्तुत अवतरण पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कैमास कर्नाटी प्रसंग से लिया गया है और इसके कवि, इसके रचयिता हैं वो चंदबरदाई हैं। तो चंदबरदाई ने मामा और भांजे का जो पारस्परिक स्नेह है, प्रीति है, उस प्रेम व्यवहार को देखते हुए वे बड़े चिंतामग्न हैं, चिंतित है और उन्हें लगता है कि कहीं इनका जो ये स्नेह भाव, इनका जो आपसी प्रेम है, यह राज्य के हित के मार्ग में कहीं बाधक तो नहीं बन जाएगा। तो इस प्रकार से वे चिंता करते हैं और इस प्रकार इस अवतरण में वर्णन किया है कि शयन इक सवसहि, इक आसन आश्रमहि। इक अर्थात एक ही। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि मामा और भांजे का जो आपसी प्रेम है, आपसी जो प्रीति है, तो दोनों परस्पर स्नेह बंधन में आबद्ध हैं। शयन इक सवसहि यानी कि दोनों ही आपस में परस्पर स्नेह बंधन में इतने आबद्ध हैं और इनकी जो ये अनुरक्ति है, यह पृथ्वीराज की प्रगति के मार्ग में कहीं बाधक तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि कि प्रीतिवश ये तो दोनों एक साथ एक ही कि शयन इक सवसहि, इक आसन आश्रमहि। इक आसन अर्थात कि बैठने का स्थान, आश्रय और विश्राम स्थल जो होता है, तो कि ये दोनों एक ही साथ एक ही आश्रय स्थल पर विश्राम करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ घूमते हैं, तो एक साथ वह वास करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों वीरा नद्य विहार भार जल राह सुरमहि, तो कि ये दोनों एक साथ अर्थात कि साथ साथ नदी के किनारे किनारे विहार अर्थात विचरण करते रहते हैं और इस कारण इन दोनों के मन में जो परस्पर प्रीति भाव है कि भार जल राह सुरमहि, यहाँ पे जल का जो अर्थ है वह है स्नेह, प्रीति भाव, कि इनके दोनों के मन में जो परस्पर स्नेह भाव है वह निरंतर भाग्ने मातुल जनी अति प्रीति सुउमर, कि मामा और भांजे के आपस का जो प्रीति भाव है, जो प्रेम भाव है, जो स्नेह है, वह दिन प्रतिदिन अर्थात हमें निरंतर इतना ज्यादा उमड़ता जा रहा है। उमर का अर्थ यहाँ पे उमड़ता जा रहा है। चिंती चंद पुंडीर अर्थात कि यहाँ पे चंदबरदाई है, वे बहुत चिंतित है इस प्रीति भाव को देख करके। कहीं प्रतिराज हित भर, तो इस प्रकार से चिंता व्यक्त करते हैं कि कहीं यह स्नेह भाव है, यह राज्य के हित में कहीं बाधक तो नहीं है। फिर आगे इस तरह से वर्णन करते हैं कि जो मामा चावंड है, जो राव चावंड है, तो उनका जो चावंड रयन सिंहा सुगर अपदह बंध्यो असम, इस पंक्ति का उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है कि चावंड के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने आप ही इनसे जुड़ गया है, या कहें कि असमय ही असमान स्थितियों में भी वह स्वतः ही विवस्था के बंधन में बंधा हुआ है। अपदह बंध्यो असम अर्थात कि जो असमय और असमान स्थितियों में स्वयं ही विवस्था के बंधन में बंधा हुआ हो, तो ये विषम परिस्थितियां राज्य के लिए हितकारी नहीं है। तो प्रीतिवश स्नेहवश ये राज्य के जान्यु सुकृत्य कारण कली, सुकृत्य अर्थात अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, सुकार्य, तो प्रीतिवश ये राज्य के सुकार्यों, अच्छे कर्मों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कले ध्रम धरणीय विषम, तो यहाँ पे कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ये सुकार्यों की ओर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं और विषम स्थिति में भी यदि धरती, धरनी का अर्थ धरती, ध्रम का अर्थ धर्म, तो यहाँ पे धरती या राज्य, धरती का यहाँ पे क्या मातृभूमि का अर्थ लिया जाना चाहिए।
तो विषम स्थिति में भी धरती या अपनी मातृभूमि या राज्य शासन के धर्म निर्वाह के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। तो इस स्थिति को चंद ने देखा और बड़े ही चिंतामग्न हो गए। तो पृथ्वीराज से राज्य के हितों की चर्चा भी करते हैं, लेकिन संकेत यह है कि राजा की दृष्टि में राज्य धर्म का पालन, मातृभूमि की चारों ओर से सुरक्षा की भावना प्रमुख होनी चाहिए। तो इस प्रकार भागने मातुल जाने अति प्रीति सुकुमार में इस पंक्ति में अनुप्रास का सौंदर्य देखने को मिलता है और इसकी जो भाषा है वह बड़ी ही सरस और प्रवाहमान है। तो कवि की दृष्टि में राज्य का जो हित है और उसकी जो सुरक्षा की जो आवश्यकता है वह हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। तो उसकी ओर यहाँ पे स्पष्ट संकेत किया है। और अंतिम जो पंक्ति है, सुकृत्य कारण है कली और धर्म धरणी जैसे पंक्ति जैसे प्रयोग में भाषा में नाद सौंदर्य की स्थिति बड़ी सुंदर उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से इस अवतरण में उन्होंने मामा और भांजे के आपसी स्नेह को और इतना स्नेह उमड़ता हुआ देख करके कवि चंद्रवरदायी हैं वो बड़े ही चिंतित हो जाते हैं और अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य पालन और सुकार्य और उसके चारों ओर से सुरक्षा की जो भावना है उस भावना को यहाँ पे प्रमुखता देने के लिए चिंतामग्न दिखाई देते हैं।